आज हमारे साथ है RS 2021 के टॉपर हरीश यादव जी। स्वागत है सर आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू। आपने अपना कीमती समय में दिया, धन्यवाद। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं सर, 2018 में भी RS का एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं और 2021 में भी। और 2018 वाला जो सर का अटेम्प्ट था वो सर का फर्स्ट अटेम्प्ट था और सर ने फर्स्ट अटेम्प्ट में RS एग्जाम को क्लियर किया है। आज सर के बारे में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा सर की जर्नी के बारे में, और आपको सर बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स भी देंगे जो कि आपके RS के एग्जाम को इजी कर सकती हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज आरजे मोहित, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं सर के एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। प्लीज सर। मेरा नाम हरीश यादव है और मैंने RS 2018 था, वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। उस टाइम मेरी रैंक थी 453 453, और जो 2021 वाला एग्जाम था उसमें मेरी रैंक है 85। और अभी आप कौन सी पोस्ट पे पोस्टेड है? अभी मैं प्रोबेशन एंड प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर राजापार जयपुर में पोस्टेड हूँ। और आपको इस बार 85 रैंक मिली है, तो आपकी इस बार कौन सी पोस्ट मिलने के चांसेस है? चांसेस हैं कि DYSP RPS और तहसीलदार, दोनों में से। तहसीलदार। आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? OBC कैटेगरी। OBC कैटेगरी में आते हैं, ओके। और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? फैमिली में एक नॉर्मल जो मिडिल क्लास फैमिली थी वही है। मदर मेरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और पापा घर पे रहते हैं। और कौन है फैमिली में? फैमिली में और तो मेरी, वैसे मैं मैरिड हूँ, हाँ। शादी हो चुकी, तो मेरी वाइफ है, सिस्टर है, और ऐसे तो अंकल आंटी जैसे जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली है, ओके। और आपका गांव कहाँ है? गाँव मेरा है कोटपुतली में, पनियाला। और आपने ये जो RS की प्रिपरेशन की है वो सेल्फ स्टडी से किया है या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था? 2018 में जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उस टाइम मैंने कोचिंग की थी, लेकिन जो 21 वाला था वो तो मैंने सेल्फ किया। सेल्फ ही किया था, ओके सर। ये जो आपकी RS की जो जर्नी रही है वो आपको क्या लगता है आपकी कैसी थी? जर्नी अच्छी थी। जर्नी ये 2018 जो अटेम्प्ट मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया उस टाइम तो ये था कि इतना आइडिया नहीं था कि बस सिलेबस भी पूरा कवर नहीं, बस पढ़ लिया तो पढ़ लिया। उसी वजह से वो रैंक कहाँ मुझे लगता है थोड़ी पीछे रही होगी। तो अब 21 थोड़ा और अटेम्प्ट, वो थोड़ा रिफाइन किया अपने आप को, तो अच्छे रैंक आई है। और सर आपको क्या लगता है ये जो RS एग्जाम है, ये सिविल सर्विसेज है, ये एक्चुअल में क्या है? RS एग्जाम क्या है, ये क्या चाहते हैं? इसमें क्या है, मतलब एक तो एग्जाम की डिमांड क्या है वो अलग चीज़ है, और वैसे एग्जाम क्या एग्जाम है बता दो क्या है। ये आप एक जो मिडिल क्लास फैमिली से कोई आता है उसको जो एक रेस्पेक्ट और जो एक प्रेस्टीज मिलनी चाहिए ना, जो समाज में जो चाहता है, तो अगर इस एग्जाम से वो है कि वो आज वो रातों रात उसको मिल जाती है। जैसे लगता है कि कल तक कोई हम कुछ नहीं थे, जिस दिन रिजल्ट आता है, एग्जाम होता है, उसी दिन से अगले दिन से लोगों का बिहेवियर वो आपके प्रति चेंज हो जाता है। लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है। बिल्कुल, लाइफ स्टाइल भी चेंज हो गया आपका, लोगों के प्रति, आप जो आपकी फैमिली के प्रति, आपके पेरेंट्स के प्रति लोग क्या सोचते थे वो भी सब चेंज हो जाता है। उनको जो रेस्पेक्ट देते लोग वो एक अलग ही होती है, तो वही आपको लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया है, यानी समाज में थोड़ी इज्जत बनती है। वो खुद के लिए नहीं, जैसे आपके पेरेंट्स की इज्जत बढ़ती है ना, तो उसको देख के ज्यादा लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया है। हाँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में सेल्फ स्टडी से अगर किसी को करना है या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी सहारा ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे RS जैसे बड़े एग्जाम को, सिविल सर्विसेज को कैसे क्लियर करें और एक अच्छी पोस्ट ले? फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप सेल्फ करना चाहते हो या कोचिंग, दोनों चीजें पॉसिबल है। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सेल्फ करके किया, कोचिंग दोनों, और फ्रेशर्स खूब करते हैं, अच्छी रैंक के भी आई हैं। तो इसमें सबसे पहले यही है कि जो मैंने गलती की थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, है कि सिलेबस को ही पूरा नहीं कवर किया। सिलेबस क्या है क्या नहीं, बस वो मतलब जितना मुझे लगा, मुझे जो आता था मैंने वही रखा, सिलेबस को पूरा कवर किया नहीं, और जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन थे वो नहीं देखे। और जो ये क्या होता है कि आंसर राइटिंग में लोग करते सब है, लेकिन सबका एक जैसा हो रहा है, तो उसमें कुछ अलग से स्टैंड आउट करोगे नहीं आपका आंसर। तो उसका प्रेजेंटेशन कैसे इंप्रूव करना, वो चीज़ें मतलब नहीं थी 2018 में। तो उन्हीं चीज़ों में मैंने काम किया, तो वो चीज़ें हो गया। और वो चीज़ कोई पहले कर लेता है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी अच्छी रैंक आएगी, उसकी अच्छी रैंक आ सकती है। और सर 3 ऐसी क्वालिटी बताइए मेरे को जो एक RS एस्पिरेंट के अंदर होनी चाहिए। अगर RS एग्जाम क्वालिफाई करना है ना तो ये 3 क्वालिटी उनके अंदर होनी चाहिए। ये क्वेश्चन है उनके लिए, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं इंटरव्यू, तो जैसे अभी इसमें आप बहुत सी चीजें बताएंगे, तो आपको ओनली 3 ऐसी चीजें बतानी है कि आप ये कर लो और आपका RS एग्जाम क्लियर। सबसे RS एग्जाम के लिए सबसे बड़ी चीज कोई है तो पेशेंस है, धैर्य। क्योंकि इतना लंबा चलता है ना, 2 साल 3 साल 3.5 साल, जैसे ये 2018 वाली थी 3.5 साल में जाके ज्वाइनिंग हुई है। तो सबसे बड़े धैर्य बना के रखना पड़ेगा। वो बात बीच बीच में लगता है क्या हो रहा है, बीच में फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है आदमी, कुछ हो नहीं रहा है, एग्जाम भी नहीं हो रहा, रिजल्ट भी नहीं आया। तो सबसे बड़ी चीज़ है धैर्य बना के रखे। एक है कि RS में थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। जो आपकी अप्रोच है, जो क्वेश्चंस में या सिलेबस आप कैसे देख रहे हो, उसको आपको स्मार्टली काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप जीरो से लगे पड़े हो, अरे वो चीज़ कोई आपके लिए करके ऑलरेडी किसी ने उस टाइप के नोट्स बना लिए, अब उनको डायरेक्ट उनको काम में ले लो ना। आप खुद क्यों जीरो से इसके लिए परेशान हो रहे हो? सही बात। तो ये कि आप स्मार्ट वर्क करना चाहिए।
और एक आपको कंटिन्यूटी जरूर रखनी है इसके अंदर। कंटिन्यूटी नहीं रखोगे तो फिर बीच में आपका वो मन रिदम बनेगी नहीं, तो फिर आपके वो हो नहीं पाएगा। यानी कंटिन्यूटी से मतलब है आप चाहे किसी दिन कम पढ़ लो लेकिन पढ़ो। पढ़ो, लेकिन जैसे कम, ऐसा नहीं कि आप बीच में 10 दिन 15 दिन हाँ। कहीं चले गए तो वो फिर वो रिकवर गया, अभी उसको पूरा उसको बैलेंस करने में बहुत दिक्कत आती है। ओके सर, सो आप अपना थोड़ा अब इस जर्नी को एक्सप्लोर करें। स्कूलिंग बैकग्राउंड के बारे में बताएं, कॉलेज के बारे में बताएं, आपने कौन सी डिग्री ली है, और फिर जो आपकी आरएस की प्रिपरेशन की जर्नी रही है इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। स्कूल तो मेरा वहीं पनियाला गांव से हुआ था, जैसे मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था। उसके बाद कॉलेज मैंने जो बीएससी की पीसीएम से, वो मैंने कोटपुतली से की है। उसके बाद मैंने एमएससी की फैशन टेक से लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर पंजाब से। हाँ, उसके बाद मेरा फिर प्लेसमेंट हुआ वहाँ से। तो मैंने 3 से 4 महीने गुड़गांव जॉब भी की प्लेसमेंट के बाद। तो वहाँ जाके मुझे समझ आ गया कि ये अपने लिए नहीं है। अपने लिए नहीं। तो उसके बाद फिर मैं 2017 दिसंबर के अंदर मैं गुड़गांव से वापस आ गया था। दिसंबर में मैंने कोचिंग शुरू कर दी थी आरएस की, और उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करता रहा। एक साल के अंदर हो गया था या कोचिंग? हाँ। कोचिंग 1 साल में नहीं, कोचिंग तो लंबी चलती तकरीबन 1.5 साल के आसपास। नहीं, जैसे आप 2017 में वहां से आए और 17 दिसंबर में आया मैं, दिसंबर में आए थे, मतलब 17 पूरा खत्म करके आया। हाँ, तो फिर 2018 में आप एग्जाम क्वालिफाई किए, तो वो कितना गैप था एग्जाम का? एग्जाम तो नोटिफिकेशन 2018 में आया था, लेकिन एग्जाम की प्रोसेस प्री मेंस इंटरव्यू होते होते वो काफी लंबा चला। अच्छा, काफी लंबा चला। 2021 दिसंबर में ज्वाइनिंग हुई 2018 वाले एग्जाम। अच्छा, इस वजह से टाइम लगा। इस वजह से टाइम लगा। तो सर आपको मतलब कि स्कूल पास करे और जो आरएस में पोस्ट लेने में कितना समय लगा, कॉलेज का और फिर उसका? इसमें जो बीएससी मैंने की, वो साइंस समय बता देता, बीएससी मेरी 5 साल में हुई है। 5 साल में बीएससी की है? क्योंकि फाइनल ईयर में मैं 2 बार फेल हो गया था। कौन से सब्जेक्ट से थे? पीसीएम से। पीसीएम से फेल होने का रीजन ये कुछ और थे, पर्सनल रीजन से मैं थोड़ा फेल हो गया। हाँ, और फिर उसके बाद मैंने 2 साल एमएससी की। हाँ, तो ये मतलब लगा लो मेरी 7 साल में तो मेरी मतलब ग्रेजुएशन और पीजी हुई। पीजी हुई है 7 साल में? जहाँ लोगों की वो 5 साल में होती, मेरी 7 साल में। 7 साल हो गई। फिर आगे उसके बाद 7 साल हुई, इसके बाद मैंने 6 महीने ये जॉब के लिए वो डाल दिए। हाँ। वो हटा दो। तो अगर ये किसी को टाइम पे कोई गाइड करे ना कि क्या करना है क्या नहीं, तो ये इतना जो टाइम मैंने लिया वो टाइम बच सकता है, और उसको प्रिपरेशन में लगा सकते उसको हैं। प्रिपरेशन लगा सकता है अगर मुझे कोई गाइडेंस अच्छी होती। यही होता है कि जो रूरल बैकग्राउंड से जो भी आते हैं उनकी गाइडेंस की दिक्कत आती है सब जगह। उनको बाद में सब कुछ करने के बाद पता चलता है कि मुझे ये करना है। तो इतने वो बीच में 4-5 साल अपने वेस्ट कर चुके होते हैं। हाँ, तो आपको इसमें जैसे 7 साल तो वो हो गए और 2-3 साल ये, तो 10 साल मान सकते हैं? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए ना। सो ये जो इंटरव्यूज है, ये जो जैसा कि हम सर के साथ कर रहे हैं और भी टॉपर्स के साथ करते हैं, इनका मोटिव भी यही है कि आपको गाइड कर सके, आपको गाइडेंस मिल सके। जैसा कि सर के साथ हुआ, सर को 10 साल लग गए, 10 साल भी छोड़ो तो सर को 7 साल लग गए ग्रेजुएशन करने में उनके बाद। तो आप इन चीज़ों में से मिसगाइड ना हो, इस वजह से हम ये इंटरव्यूज कर रहे हैं। सो वीडियो में भी आगे बने रहें, और भी क्वेश्चन सर से पूछेंगे। एंड सर, अच्छी स्ट्रेटेजी की एक डेफिनेशन क्या होती है? एक अच्छी स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है कि उसको फॉलो करें और सब कुछ याद हो जाए और हमारा सिलेक्शन भी हो जाए? वो स्ट्रेटेजी, अच्छी स्ट्रेटेजी किसे कहते हैं, ये तो मतलब जो जिसका हो गया ना उसके लिए वो अच्छी है। अच्छी स्ट्रेटेजी मैं यही मानता हूँ जिसको आप मतलब फॉलो कर सकें। एक होती है स्ट्रेटेजी बनाई, 15 दिन 20 दिन बाद उन फ्रस्ट्रेट हो गए, नहीं हो रहा है इसमें, नहीं, तो वो ऐसी स्ट्रेटेजी रखो जो आप कंटिन्यू लंबे टाइम तक फॉलो कर सको, उसको साल भर 1.5 साल तक। अगर वो स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर रहे हो और उससे आपकी टेस्ट सीरीज में या वैसे आपको लग रहा है कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो स्ट्रेटेजी अच्छी मैं मानता हूँ। और सर, आप कुछ बुक लिस्ट के नाम बता सकते हैं कि जो उनकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगी? बुक लिस्ट जहाँ मैंने जो नोट्स, पहले तो मेरे नोट्स थे, नोट्स के अलावा मैंने कुछ एक बुक्स पढ़ी, जैसे आरबीडी पब्लिकेशन की बुक थी जो आरएस के छोटे सब्जेक्ट है, जैसे मैनेजमेंट है, अकाउंट ऑडिट है, उनके लिए मैंने वो पढ़ी। और एक मुझे इंडियन इकोनॉमी की थोड़ी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, उसके लिए मैंने एक बुक आती नितिन सिंघानिया की इंडियन इकोनॉमी करके, वो मुझे बुक अच्छी लगी इकोनॉमिक्स के लिए। बाकी और भी चॉइस हो सकती है किसी की, लेकिन मुझे वो अच्छी लगी और मुझे मेंस में उसने फ़ायदा दिया है, मैं मानता हूँ। तो ये बुक्स मैंने पढ़ी हैं। उसके अलावा तो राघव प्रकाश है, वो तो सब पढ़ते ही हैं हिंदी के लिए, फिर इंग्लिश के लिए जो फिर आपको मार्केट में अवेलेबल, वही बुक्स थे, बाकी नोट्स थे मेरे। और करंट अफेयर्स के लिए? करंट अफेयर्स में जहाँ तक मुझे लगता है ना, करंट अफेयर्स का आरएस में इतना वेटेज मान लो या इतना इंपॉर्टेंस है नहीं जितनी उस करंट अफेयर्स के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना, इनफ है। यानी न्यूज़पेपर डेली पढ़ो, लेकिन वो इनफ है। इनफ है, उसके लिए अलग से 3 घंटे 2 घंटे देने का कोई वो। और न्यूज़पेपर में भी क्या पढ़े, क्योंकि न्यूज़पेपर तो बहुत बड़ा है, उसमें कौन से टॉपिक न्यूज़पेपर में कुछ कोई स्कीम के बारे में कुछ है, जैसे कई बार स्कीम्स की एडवर्टाइजमेंट आती है न्यूज़पेपर में गवर्नमेंट की, तो वो ध्यान रख लो, उसमें क्या क्या बेनिफिट है, वो सारी चीज़ें वो हो गई। उसके अलावा जैसे एडिटोरियल आते हैं कुछ, जैसे आईआर के ऊपर कोई, आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस आरएस में है, तो उससे रिलेटेड कोई टॉपिक आया है, उसमें कोई सब्जेक्ट, तो उसको पढ़ लो, तो आपको कॉन्सेप्ट की
अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यानी न्यूज़पेपर पढ़ो लेकिन उसमें भी आपको टॉपिक सेलेक्ट करने हैं, कौन सा पढ़ना है, ऐसा अपने- कुछ भी उठा के नहीं पढ़ना। या फिर इकोनॉमिक्स का जो पीछे फ्रंट में होता है कुछ एक आती है, जैसे रेपो रेट चेंज हुई, रिवर्स रेपो रेट, वो पहले पता ही नहीं होता था क्या आते थे, लेकिन जब इकोनॉमिक्स पढ़ी तो समझ में आया रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, ये किस क्या कैसा इनका इफेक्ट होता है, क्या होता है, वो हिस्सा पढ़ो बस। ओके सर, तो ये बुक लिस्ट और ये स्ट्रेटजीज इनफ है। और सर क्या बिना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के आरएस का मेंस का पेपर नहीं दे सकते, मतलब वो क्या क्रैक नहीं कर सकते? देखो बिल्कुल ही नहीं दिया ना, पहली बार ही आंसर लिख रहे हो देखो हाँ। एग्जाम हॉल में जाके, तब तो दिक्कत है। और बीच में आप ऑन ऑफ लिखते रहते हो, कभी लिख लिया कभी नहीं लिखा, तो वो आप दे सकते हो, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मैं भी खुद भी ऐसे किया मैंने, क्योंकि मैंने 18 में भी ज़्यादा टेस्ट नहीं लिखे, और जब 21 वाला था इस टाइम मेरी ज्वाइनिंग आ गई थी, तो मैं 2 या 3 टेस्ट लिख पाया, उसके बाद मैंने लिख नहीं पाया। ओनली 2-3 3 टेस्ट लिखे थे इस बार में, 3 टेस्ट लिखे, उसमें भी आपने 85 रैंक हासिल किए। तो लिख कैसे रहे वो नहीं लिखने जाता है कि पहले आपको याद है कि नहीं है, आपने जितना आप रिवाइज करोगे ना तभी तो आप वहाँ लिख पाओगे। लिखने पे इतना फोकस कर रहे हो लेकिन रिवाइज कुछ है नहीं, तो फिर होगा नहीं। पहले रिवाइज कर लो लिखने का, तो अगर आप एग्जाम से 2-3 महीने पहले भी लिखने की प्रैक्टिस करते हो तो हो जाता है। एक मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर कि आप कर हो सकते जाएगा। हो। अब बीच में कभी कभी आप जैसे कोई 10 मार्क्स का क्वेश्चन लिख लिया, कभी कोई लिख लिया, तो बीच में ऑन ऑफ भी लिखते रहोगे तो आप हो जाएगा। बिल्कुल भी जीरो से जाके एग्जाम में लिखना तब तो नहीं हो पाएगा। तब तो नहीं हो पाएगा, हाँ वो तो फिर कैसे होगा। और सर सिविल सर्विसेज में सक्सेस का रेशियो क्या है और इसकी प्रिपरेशन किसे करनी चाहिए? प्रैक्टिकली बात करते हैं कि इसमें एक तो रेशियो क्या है सक्सेस रेट, और इसकी प्रिपरेशन किसे करनी चाहिए, ये बताइए आप। तो सक्सेस रेट वैसे परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कितने फॉर्म लगते हैं उसके हिसाब से देखेंगे तो बहुत कम आएगा ही। कितना आता है? मैं एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन होगा शायद 1% 2% 1% 1% के आसपास होगा। तो किसे करनी चाहिए? करने को तो सब किस समय तो मानता हूँ सबको करनी चाहिए, जो कर सकता है, जिसको लगता है कि मुझे करनी है, अंदर जो सोच रहा है ना मुझे करनी है, उसको ये नहीं लगना चाहिए मेरी परसेंटेज कम है, या वो उसका कोई वो बैरियर वो फैक्टर नहीं आने चाहिए कि मैं पहले वीक था, ये मैं पहले वीक था, या मैं एवरेज था पढ़ने में, या मैं वो कहीं अच्छी जगह से नहीं पढ़ के आया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता आपने डिसाइड कर लिया ना, अगर जो आदमी डिसाइड कर लेता है मुझे करनी है, उसके बाद वो कर सकता है, वो फिर वो कोई भी सबसे बड़ी चीज होती है इसमें डिसाइड करना ही। और सेल्फ स्टडी और कोचिंग कैसे कैसे भी हो सकता है? आप दोनों आपके ऊपर डिपेंड कर, सेल्फ स्टडी में आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कोचिंग में आपको जो चीज़ रेडीमेड मिल जाता है आपको, बस इतना ही फर्क होता है। बस इतना ही फर्क होता है। ओके, यानी प्रिपरेशन सब कर सकते हैं, प्रिपरेशन सब करो, मेन चीज़ है डिसाइड। आदमी डिसाइड ही नहीं कर पाता कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, कि नहीं करूँ। बस जिस दिन वो डिसाइड कर लेता है ना, आधी चीज़ वहीं हो जाती है। और तो जैसा कि आपने भी डिसाइड किया होगा है ना, तो जब तक कोई चीज़ अचीव नहीं कर लेते वो चीज़ बहुत बड़ी लगती है ना। अगर आपका भी सिलेक्शन नहीं हुआ होता तो आपके लिए भी आरएस एग्जाम बहुत बड़ा होता, लेकिन अब आपने अचीव कर लिया, वो भी 2 बार, तो उससे पहले की फीलिंग और बाद की फीलिंग में क्या डिफरेंस होता है? वो नो डाउट हो, जो लगता है कि जब कोई चीज़ दूर की लगती है, जो कहते हैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं, वो रहता ही है। लेकिन जब तक नया नया होता तब तो बड़ा रहता है, जैसे नया रिजल्ट आया, लोग पूछ रहे हैं, सब आ रहे जा रहे, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो नॉर्मल हो जाता है। कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, हर कोई अब लगता है कि हाँ ठीक है, एग्जाम ही तो पास किया है, हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है। मैं मानता हूँ कि आरएस का एग्जाम टफ नहीं है, मतलब लंबा, मतलब इसका सिलेबस वगैरह टफ नहीं है, लंबा जरूर है लेकिन टफ नहीं है। वैसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि उसके लिए आपको भाई कोई स्पेशल टैलेंट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यानी जो चीज समाज में है बस वही है, जो सब पढ़ सकते हैं, बेसिक है वो सबको आता है। और आपका कौन सा मीडियम था? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम था, तो इसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम का ऐसा कुछ थोड़ी होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, टॉपर हिंदी के भी है, इंग्लिश के भी हैं, दोनों हैं। क्योंकि कुछ इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी में स्विच कर जाते हैं और हिंदी वाले इंग्लिश में कर जाते हैं। मेरी तो ग्रेजुएशन तक तो हिंदी मीडियम का था, हिंदी मीडियम तक, उसके बाद मैंने इंग्लिश मीडियम किया है। और आपका स्कूलिंग बैकग्राउंड भी सब हिंदी मीडियम से, यही बस आपने इसमें इंग्लिश को चूज किया? अब मैंने एमएससी इंग्लिश मीडियम से थी, तो उसके बाद फिर मैंने इंग्लिश मीडियम। और आपके मेंस के मार्क्स क्या थे 2018 वाले? पहले 2018 वाले अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहे, 369 थे ऐसे कुछ थे। और इंटरव्यू के 72 थे। 72? हाँ, इतने ज्यादा, वाह सर को अच्छी बात है। और 2021 के? सेम ही 370.5 या कुछ है मेंस के मार्क्स, और इंटरव्यू में 56। इस बार थोड़े कम हो गए, तो आपको क्या लगता है क्या रहा होगा, कम क्यों हो गए? इंटरव्यू का मैं मानता हूँ लक कहीं ना कहीं काम करता है इंटरव्यू। वो इंटरव्यू बोर्ड में कौन इंटरव्यू लेता है? आपका उस दिन है, अगर आपका दिन है तो आप कुछ भी मत करके जाओ तो भी अच्छे मार्क्स आएंगे। मेरे हिसाब से मैं देख रहा, मैं इंटरव्यू मेरा अच्छा दे के आया था, लेकिन वो इंटरव्यूअर को क्या चाहिए, वो क्या सोच रहा है, वो उस टाइम पता नहीं चलता, वो उन पे डिपेंड करता है, ये अपने हाथ में नहीं है। मुझे तो लगता है कि मैं 72 वाला भी अच्छा दे के आया था, 56 वाला भी अच्छा दे, दोनों बेटर थे मेरे। और सर सिविल सर्विसेज में एंटर करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि लाइक वो कौन कौन से फेजेस से इसमें गुजरेंगे, कि जब वो प्रिपरेशन करेंगे ना तो ये प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, तो वो किन किन बातों का ध्यान रखें एंटर करने से पहले ही, ताकि वो प्रिपेयर हो जाए ऐसा कुछ हो तो, क्या कि ताकि वो डिप्रेस्ड ना हो, डिमोटिवेट ना हो,
तो आप उस चीज के बारे में थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। एंटर करने से पहले सबसे बड़ी बात जो आरएस एग्जाम के लिए है ना, सिविल सर्विसेज के लिए, ये इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। जैसे यूपीएससी में तो ये होता है कि जो हर वो कैलेंडर फिक्स है, उनका एग्जाम हर साल होता है। हर इसमें साल ये होता है कि 2 साल बाद 3 साल बाद वैकेंट, जैसे प्री हो गया तो प्री का रिजल्ट नहीं आ रहा 4 महीने 5 महीने, तो उसमें फिर आदमी फिर कन्फ्यूजन रहता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। फिर उसको एक डिलेमा रहती है क्या करूँ, सो बीच में फिर डिस्टर्ब हो जाता है, ये वाली वैकेंसी आ रही इसकी तैयारी कर लूँ, क्या पता यहाँ होगा या नहीं होगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो पेशेंस रखने होंगे। इसके लिए तो तैयार मेंटली प्रिपेयर होके आए कि मुझे 2 से 2.5 साल तो देने ही देने हैं यहाँ। 2-2.5 साल मान के मिनिमम। चलो, मान के चलो ये चाहिए, स्टार्टिंग से लेके एंड भर्ती फाइनल रिजल्ट आने तक 2 साल तो 2.5 साल देने ही देने हैं। देने ही देने। तो सबसे बड़ी बात ये है। उसी के दौरान बीच में होता है कि आदमी एग्जाम हो नहीं रहा, जैसे एग्जाम कई बार डेट भी बढ़ जाती है, तो जिनकी अच्छी तैयारी थी उनको लगता है कि बीच में वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि वो सेम फ्लो मेंटेन नहीं कर पाता आदमी। जो उसकी एकदम जो पीक परफॉर्मेंस आती है वो एग्जाम से 1.5 महीने पहले ही आती है। वो कंटिन्यू पढ़ रहा होता है 15 घंटे 16 घंटे, जैसे एग्जाम डिले हुआ फिर वो 15-16 घंटे हम 1-1.5 महीने पढ़ सकते हैं, बाद में फिर वो बर्न आउट हो जाता फिर है, होता नहीं पढ़ सकता। तो उसमें फिर वो फ्रस्ट्रेटेड होता है, फिर लगता है कि क्या करूँ क्या करूँ। तो यही है कि बस अपना थोड़ा ब्रेक ले लो बीच में 1-2 दिन, अगर ऐसा कुछ होता है तो। मेरा तो ये था, जब मुझे लगता था मेरे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, मैं सो जाता था जाके, 8-10 घंटे सोता था, उसके बाद अगले दिन अपने आप ही एकदम ऐसा लगता था कि सब फ्रेश हो गया, रिफ्रेश हो गया सारी ओके। चीजें। और जैसे कि और कौन कौन से फेज आते हैं इसमें? वो ये लगता है सबसे बड़ा ये है ना, जो अनसर्टेनिटी होती है कि होगा कि नहीं होगा, बस। फिर एक बार ये लगता है कि नहीं होगा, वो दिमाग बिल्कुल डिप्रेस हो जाता है, घर वालों ने भेजा भी है कि क्या होगा। हाँ। तो मैं मानता हूँ जो मोटिवेशन करते हैं ना लोग, मोटिवेशन कुछ नहीं है, आप अपना याद रखो मैं यहाँ आया क्यों था। ज़्यादा डिप्रेशन तो आप घर वालों से बात कर लो अपने से, वो घर वालों से बात करके सारी चीज़ें सही हो जाती सारी हैं। चीजें सही होती मैं है। अपने घर वालों से बात करता तब मुझे लगता था कि नहीं हो रहा कुछ, या मतलब पता नहीं क्या होगा। सबसे बेस्ट चीज़ है घर वालों से बात करो, वही मोटिवेशन। क्योंकि वो एक घबराहट सी होती है कि वो होता ही अब है। हम आए हैं इतनी दूर प्रिपरेशन करने के लिए और होगा नहीं तो होगा। कोचिंग वगैरह में जाते हैं, बाहर मार्केट में जाते हैं तो भीड़ दिखती है, उससे डर लगता है। डर लगता है। मैं मान, और डर होना भी चाहिए, मैं मानता हूँ, डर होगा तभी आदमी पढ़ता है फिर वो। और सर जो मतलब कि बचपन में बोला जाता है कि आपका ड्रीम क्या है, ड्रीम क्या है, तो आपका बचपन से ये थोड़ी था? नहीं, मेरा ड्रीम बचपन से बिल्कुल नहीं, मुझे पता ही नहीं था आरएस होता क्या है। मुझे 2017 तक भी नहीं पता था। 2017 जब मैं जॉब कर रहा था प्राइवेट, और मेरा प्लेसमेंट था, उसके बाद वहाँ बैठ के मुझे लगा कि इसके लिए तो मैं बना ही नहीं हूँ। फिर मुझे समझ आया मैं क्या क्या करे। मुझे तो जॉब की तैयारी, गवर्नमेंट जॉब, क्या जॉब गवर्नमेंट जॉब मुझे देख रहा था। मुझे राजस्थान में सबसे अच्छी जॉब क्या होती है, तो ऐसे ही पता, बस ऐसे देखा आरएस होती है, ये नहीं पता था आरएस होता क्या है। होता क्या है? तो मुझे चलो उसी की तैयारी करते हैं। बस मैं तो आ गया, बस वो डिसाइड मैं करके आया था मुझे आरएस की करनी है। आया, मैंने कोचिंग ज्वाइन की, मैं लग गया, और बस मेरा तो हो गया। तो ये सर ड्रीम ये एक्चुअल में होता क्या है, ड्रीम क्या होता है? ड्रीम देखो, बचपन में तो कुछ पता ही नहीं होता ड्रीम क्या होता, मुझे नहीं समझ आता ड्रीम। मुझे तो कॉलेज तक भी नहीं समझ आता था क्या करना है। मैं नेवी एयरफोर्स के फॉर्म वगैरह इसलिए नहीं भरता था कि दाढ़ी काटनी पड़े, क्लीन शेव करना अच्छे पड़ेगा, नहीं लगेंगे। इसलिए मैं फॉर्म नहीं भरता था, उनको बताओ। तो बस वो ड्रीम कुछ नहीं, ड्रीम पता कब चला, जब असलियत पता चलती है ना, कि बाहर जब गए, देखा आसपास, प्लेसमेंट हुआ, उस टाइम समझ में आया कि बाहर मतलब ये लाइफ नहीं चाहिए अपने को, जो ये दिख रही है ना यहाँ पे। बस वो आदमी चेंज करना चाहता है जब उसको सोचता है कि लाइफ अपनी ये नहीं है, हम इससे ज़्यादा काबिलियत हमारे अंदर है, हम उससे कुछ और कर सकते हैं। बस वही ड्रीम है, मानता हूँ, जो आदमी का एम्बिशन जो एक होता है ना, वो वही उसका ड्रीम होता है, वही बस। सो जैसा बचपन का कोई नहीं होता, बचपन का तो कोई होता नहीं है, वो बोल दिया, वो बात बोल अलग दिया वो अलग चीज़ है। है। ओके। और जब आपने ये आरएस एग्जाम क्लियर कर लिया है तो अब आपको अब फीलिंग कैसी आ रही है? फीलिंग बढ़िया है अब तो, अच्छा है सब। सब अच्छा चल रहा है? सब अच्छा चल जो रहा है, लाइफ में चाहिए था वो मिल गया? सब अच्छा है। अब आगे का क्या गोल है? आगे का कुछ नहीं, अभी जो ज्वाइनिंग वेटिंग कर रहे हैं, वेट आए, ज्वाइनिंग आ जाए, उसके बाद देखते हैं, अपने अच्छे से जॉब करेंगे, यही। ओके। और अगर किसी का इसमें नहीं होता है, क्योंकि आपने बोला था 1%, फिर नहीं हो रहा है, तो उनके पास बैकअप प्लान होना चाहिए? जी देखो, बैकअप प्लान इसमें होना चाहिए, मैं मानता हूँ। अब आरएस का एग्जाम आप दे रहे हो ना, तो आरएस के एग्जाम में कई बार जैसे किसी का नहीं हुआ, मान लो इंटरव्यू भी उसने दे दिया, फाइनल उसका नहीं हुआ, तो उसको वो 3 साल वेस्ट हो गए उसके एक तरफ देखो तो। और अगली वैकेंसी आएगी, फिर वो 3 साल लेगी, तो उसके तो 6 साल चले गए जिंदगी। तो डर सा होता है डर होता है वो कि 3 साल हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। 3 साल पूरा, अब उसको कोई नहीं मानता, सब मानते रिजल्ट का, एंड रिजल्ट क्या था उस पर होता है। एंड रिजल्ट आपका जो होता है वही डिपेंड करता है कि आपने किया कि नहीं किया। तो ऐसा टीम सभी सोच लेते हैं कि तो इसने कितनी मेहनत की, वो नहीं पढ़ा होगा, ये ऐसा ही किया होगा, ऐसा ही किया, इसने टाइम पास किया मजे होगा, कर रहा है। मजे कर रहा है। तो वो बैकअप तो रखना चाहिए। अब अपनी तैयारी उस हिसाब से, जैसे आरएस की तैयारी में एक ये फायदा है, और आपका नहीं हुआ तो लेकिन उस तैयारी से आप राजस्थान के जो अदर एग्जाम, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, आरएस प्री और सब इंस्पेक्टर एकदम सेम सिलेबस है, तो आप वो कर लो। कोई बैकअप आपको रखना पड़ेगा ऐसे।
रखना, स्टार्टिंग से रख लेना रखना चाहिए। ताकि डिप्रेस ना हो थोड़ा, है ना। ओके, सो अब आपका कोई मैसेज है एस्पिरेंट्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि आपकी एक कुछ टिप्स और ट्रिक्स मान सकते हैं इनके लिए जो इनकी हेल्प कर सकती है, तो प्लीज सर उधर सबसे देखिए। पहले तो आपको ये रखना है टिप्स, आपको पेशेंस जो है ना, वो इस एग्जाम के जो एक चीज मैंने जो देखी पिछले 3-4 साल में, वो यही है कि आपको पेशेंस रखना है, पेशेंस रखना है और कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। मेरे कुछ दोस्त थे जिनका मतलब तैयारी वो करे लेकिन कॉन्फिडेंस उनमें कभी आया नहीं, जिसकी वजह से उनका प्री नहीं हुआ, फिर इस बार उनका प्री हुआ तो मेंस दे रहे हैं। तो वो बात सारी, पेशेंस और कॉन्फिडेंस दोनों चीज़ अगर आप साथ लेके चलोगे तो आप पक्का सफल हो जाओगे। सो थैंक यू सो मच, अच्छा लगा सर आपसे बात करके, धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय में दिया। सो आई होप आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने सर की बहुत सारी बातें सुनी होगी। सर ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई है जिससे कि आप अपनी आरएस की जो जर्नी है, ये फिर आपके कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं आप उसको थोड़ा इजी वे में लेके जा सकते हैं। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। सर के जो हाईलाइट पॉइंट थे, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो आप खुद नोट्स बना रहे हो, किसी के नोट्स ले लो, एक स्मार्ट वर्क करो, अपनी प्रिपरेशन को ईजी बनाओ, याद करने में फोकस करो, आंसर राइटिंग करो। कोई ज्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, सब अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। सो आप अपनी कैपेबिलिटी को जानो, पहचानो, फिर आगे बढ़ो। सो उम्मीद करता हूँ ये पसंद आया होगा, और अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसे ही नए वीडियो में, नए इंटरव्यू में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।